बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में पब्लिक न्यूज़ पर आपको नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होते हैं जनाब सरमद सालिक। अस्सलाम वालेकुम। अहम मामलात हैं आज। हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है आने वाली, उसके खदोखाल भी वाज़ेह होना शुरू हो गए हैं। और आज जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। और वो ये फैसले ये हैं कि एक तो वफाकी काबीना का जो साइज़ है इसको भी छोटा और महदूद रखने का फ़ैसला किया गया है। 15 से 20 वज़रा होंगे जिसमें इत्तेहादी भी तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हैं। फिर ये भी फ़ैसला किया गया है कि अहम वज़ारतें तहरीक इंसाफ के पास रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ जो इत्तेहादी हैं उनको भी वज़ारतें दी जाएंगी जो कि इत्तेहाद की बुनियादी शराइत में शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अब से कुछ देर पहले खबर आई है लाहौर हाई कोर्ट में NA 131 से ख्वाजा साद रफ़ीक ने, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, इमरान खान और उनका मुकाबला था NA 131 पर, उसकी दोबारा गिनती के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। वो दरख्वास्त उनकी मंजूर हो गई है और अदालत ने फैसला दे दिया है कि वहाँ पर एक बार फिर तमाम पोलिंग बैग्स को खोल कर जो वोट्स हैं उनकी गिनती की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इमरान खान और ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीबन 650 से 680 वोट्स का फ़र्क सामने आ रहा था। इसके साथ साथ फैफिन की रिपोर्ट भी सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी जिक्र करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में इल्म दुश्मनों ने स्कूल जलाए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, इस पर भी शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ आल मुल्क भर में यौम शुहदाए पुलिस मनाया गया। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ हम करेंगे। आज सरमद साहब तहरीक कोर कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ है और उसमें यह फैसला किया गया है कि एक तो यह है कि काबीना का हजम और काबीना का जो साइज़ है वो छोटा रखा जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपने देखा कि पिछली हुकूमतों पर भी एतराज़ात होते रहे कि जनाब वज़ीर भी हैं, वज़ीर मुमलिकत भी हैं, बहुत से वज़रा हैं। फिर जो एक और अहम खबर अब से थोड़ी देर पहले आई है और पब्लिक न्यूज़ ने बेसिकली ब्रेक की है कि दिफा, खारजा, दाखिला, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT वगैरह, ये जो अहम वजारतें हैं ये अपने पास रखी जाएंगी और इत्तेहादियों को शामिल ज़रूर किया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ख्वाहिश थी कि उनको शिपिंग की मिनिस्ट्री दी जाए, लेकिन अब इतलात ऐसी हैं कि उनको ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री दी जाएगी और साथ में PMLQ को शायद वजारत सनद दी जाए। तो बहरहाल अहम फैसले हुए हैं। जी हाँ, शुक्रिया जावेद। देखें, बात यह है कि मैं अभी सोच रहा था कि जो कोर कमेटी का इजलास हो रहा है, इमरान खान साहब जो है ना इतनी मुश्किल में शायद ज़िंदगी में कम ही आए हों। दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। एक तो ये है कि जी कि उनके लिए काउंटिंग के बाद नए नतायज जो हैं वो आपके सामने आए। ज़्यादातर उसका कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सही है, अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसा हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमें एहतजाज तो तब आप करते हैं जब आपका जो मुद्दा है, जब आपकी जो कोई बात है वो कोई सुन ना रहा हो। हम जो ऐवान की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम पहले ही आपको ये कह रहे हैं कि आप अपना मुद्दा, आप अपने एतराज़ात हमारे सामने तो लेके आएँ और हम आपको जो भी आप सलूशन देंगे हम उसके मुताबिक उसका सलूशन जो है वो आपको आइन के मुताबिक देंगे। इलेक्शन हमने नहीं करवाए, इलेक्शन एक ऐसे इलेक्शन कमीशन ने करवाए हैं जो कि PMLN और पीपल्स पार्टी ने बनाया था। वो अब मैं क्या कहूँ, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं कि वो गिरा गधे से और गुस्सा कुम्हार पे, वही एक हमारी मिसाल है कि वो बना गिरे खुद हैं। अब फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनका जो वोट अगर आप देखें 2 नशिस्तों से वो हारे हैं और वो सिर्फ अपने 1 किलो गोश्त के लिए पूरी बहन ज़िबा करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान अगर 10 दफ़ा भी दोबारा इलेक्शन लड़ ले, उनका इलेक्शन लड़ने का, जीतने का कोई चांस नहीं, लेकिन वो अपने 1 किलो गोश्त के लिए पूरे निज़ाम के ऊपर जो है वो इस वक्त तकरीरें करें। लेकिन गुस्सा है, मुझे लगता है अभी ज़्यादातर जो हमारे अपोजिशन, ये जो भी मौजूदा जो हारी हैं पार्टीज़, उनमें गुस्सा है लीडरशिप का, इसलिए उसको माइंड नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएंगे, ठंडे भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो एतराज़ात हैं वो, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम उनको इंशाअल्लाह ताला जो संजीदा एतराज़ात हैं उनको बिल्कुल दूर भी करेंगे, उनको दूर करने को तैयार भी हैं। और इंशाअल्लाह जो इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का अमल है वो आइंदा 1 से 1.5 हफ्ते में मुकम्मल होगा। ये बताइएगा कि जो खान साहब का जो 100 दिन का प्लान है उसमें ये कि IGs को तब्दील किया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी में भी तबादले करेंगे जब आप लोग आएंगे? जब भी नई हुकूमत आती है तो जाहिर है कि वो अपनी टीम लेके आती है।
अब अगर असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे तो वो अपनी टीम लेके आएंगे। इस तरह जो बाकी वज़रा बनेंगे वो अपनी टीम लेके आएंगे, अपने जो लोग हैं उनको वो देखेंगे उसके मुताबिक, क्योंकि पॉलिसीज़ उन्होंने एग्जीक्यूट करनी है, ज़ाहिर है। लेकिन हमारा फ़र्क ये होगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा जो तमाम जो लोग हुकूमत में शामिल हैं, उनका जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ मेरिट होगा। किसी को सिफारिश के ऊपर, किसी जो इमरान खान ने वादा किया है अपनी पहली तकरीर में, किसी तौर के ऊपर कोई अकरवा परवरी नहीं होगी। किसी को जो जिस तरह से इमरान खान ने इंतहाई शफाफ प्रोसेस जो है वो बनाने की हदायत की है तमाम लोगों को। फिर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इमरान खान ना खुद बड़े महल में रह रहे हैं, ना वो खुद बड़े प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, ना ही वज़रा को ये प्रोटोकॉल जो है वो इस्तेमाल करने हैं। मैंने आज सुबह भी ये बात की थी कि हमारे लिए, मैं ये समझता हूँ कि जो PTI की जो काबीना है, PTI के जो अकाबरीन हैं, उनको ये बात जहन में है और हम समझते हैं कि ये जो हुकूमत होगी ये फूलों की सीज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है। और लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है, उनको मीट करना आसान नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी तो कामयाब होगी। नवाज चौधरी साहब, सबसे अहम बात जो 400 अरब डॉलर्स की बार बार बात करते ये कौम देख रही है कि आप लेकर आएंगे, बरतानवी सफीर ने भी मुलाकात की, वो 400 अरब डॉलर जो है वो लाने के लिए आपने हिकमत अमली की है। FBR ने खास तौर पर दुबई में और लंदन की जो जायदादें हैं उसके हवाले से जो अभी से मालूमात इकट्ठी करना। देखिए, जब बरतानिया के UAE के जो एम्बेसडर्स चेयरमैन साहब से मिले हैं, उन मुलाकातों में जो बैरून मुल्क के जो सुफरा की मुलाकातें हुई हैं चेयरमैन साहब से, उनमें जो एक अहम मौजू जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। और हमने इस बात के ऊपर जोर दिया है और चेयरमैन साहब ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि जो ममालिक हैं वो हमारे साथ ताउन करें उन रकूम को पाकिस्तान को वापस लाने में या उन लोगों की निशानदही करने में जो कि बैरून मुल्क अरबा रुपए की प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। हमने ये बात अरब सफ़ीरों से भी की है, हमने ये बात यूरोपियन सफ़ीरों से भी की है, और हकीकत भी यही है कि बहुत सारे पाकिस्तानी उमरा हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी साबिका हुकूमत के हिस्सादारान हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं बाहर, और पाकिस्तान से बाहर जो पैसा है उसको वापस लाना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी दिलचस्पी है उसमें। और जो तमाम इस वक्त सफ़ीर मिल रहे हैं, हमारी कोशिश है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत एक सख्त पॉलिसी अपनाएगी और इंशाल्लाह उसको ताउन हासिल होगा दुनिया का। नवाज साहब, ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि मुशावरत आपसी मराइल में दाखिल हो चुकी है, कल इतवार का दिन है, परसों फर्स्ट वर्किंग डे है नए हफ्ते का, क्या जो मुद्देदार होंगे उनका ऐलान कर रहे हैं? ये अभी मैं इसलिए आपको नहीं कह सकता कि मैंने आपको आईनी मुद्दत बताई है 11 तारीख। 11 तारीख तक चेयरमैन इमरान खान अगर इंतज़ार करना चाहें अपने फैसले का, वो अपना इंतज़ार कर सकते हैं, और ये फैसला ज़ाहिर उन्होंने किया। अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ को क्या आप लोगों ने राब्ता नहीं किया है? या इलेक्शन से पहले तो अली वज़ीर के मुताबिक PTI के चेयरमैन ने उनको कॉल करके बाकायदा PTI में नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 2 इंडिपेंडेंट अरकान हैं फाटा के, वो दोनों के दोनों वोट के लिए कमिटेड हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो वोट दे रहे हैं। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं, और जो तमाम हमारे इंडिपेंडेंट अरकान हैं वो इंशाल्लाह वोट जो है वो PTI। हमने जो मामला ये किया था कि हमने फॉरेन ऑफिस से ये बात की थी, उनसे हमने एडवाइस ली थी कि आप इसके ऊपर क्या हमें मशवरा देते हैं, और उनका मशवरा ये था कि अभी तो चूँकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हलफ की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, जब हलफ की तारीख मुकर्रर नहीं है तो हम एक स्पेसिफिक डेट बता नहीं सकते कि कब आप आएँ, और जब डेट मुयस्सर होगी तो उस वक्त वक्त बहुत कम होगा। सो इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया कि वो फ़िलहाल उसके वक्त के उस मय्यर में नहीं आ रहा। लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस तरह से तमाम ममालिक के साथ बशमूल हिंदुस्तान, बशमूल अफ़गानिस्तान, हम इंशाल्लाह ताला करीबी जो ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात ममालिक के साथ बराबरी की सतह के ऊपर होंगे, ये ज़ाती ताल्लुकात नहीं होंगे जिस तरह से नवाज शरीफ साहब किया करते हैं। आपके जो वोट है 177 तक किस तरह मैंने कम से कम 5 दफ़ा जो है वो सारा फार्मूला आपको बताया है, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि इस वक्त जो PTI का अपने वोट हैं वो 145 है, जो ऐवान में वफाकी ऐवान में ख़वातीन समेत जो हमारे स्पेशल सीट्स हैं उन समेत, और उसके बाद जो इत्तेहादी हैं उनको मिला करके 177 वोट हैं। मैंने उनको बाहर ट्वीट भी किया है, उनको जो एग्जैक्ट नंबर है वो भी अखबारों में दिया है, मैं दोबारा भी दे दूँगा। मरकज़ में क्या बताया सर जी आपने? 177।
ये बताएं कि ईवान फील्ड फ्लैट्स का अपार्टमेंट्स का क्या फ्यूचर होगा आपकी गवर्नमेंट वाले? देखिए, पहली बात तो दोबारा मैं कराना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब से हमारा इमरान खान की कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारा झगड़ा ज़ाती नहीं है। बनीगाला में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जो इक़्तिदार हमें मिल रहा है ये फूलों की सेज नहीं है, तौक़ुआत पर उतरना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बात होगी, लेकिन जो कानून ये कहता है कि 5% से कम मार्जिन हो तो दोबारा गिनती की इजाज़त होनी चाहिए या दे देनी चाहिए इजाज़त, गिनती होनी चाहिए। लेकिन हैरानकुन तौर पर वहाँ पे नहीं करवाई गई। अब 680 में जो है वो कर दिए गए। अब बड़ा अच्छा फ़ैसला आया है और देखेंगे कि उनमें से जो है मार्जिन कम होता है इमरान खान साहब की जीत का या बढ़ जाता है या खुदा न खास्ता उन्हें शिकस्त हो सकती है। अच्छा, इसमें सरमद साहब दिलचस्प बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग थे इमरान खान साहब के जो बाज़ साथी, नादान साथी, अगर आपको याद हो कि पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने अपनी मियाँ वाली की सीट छोड़ दी थी और उन्होंने रावलपिंडी की सीट रखी थी हनीफ अब्बासी वाली, जिसमें हनीफ अब्बासी को शिकस्त हुई थी। और वो इसी वजह से कि जी हनीफ अब्बासी बड़ा वो है, इस किस्म का आदमी है तो इसको सबक सिखाने के लिए ये सीट रखें। वो उस वक्त भी जब हम बात करते थे, तबसरा करते थे, मेरे ज़ाती तो राय यही थी, मैंने तनकीद की थी उस फैसले पे कि इमरान खान साहब को अपने आबाई हल्के की सीट रखनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही जब इमरान खान साहब ये 5 हल्कों से इलेक्शन जीते तो अब भी कुछ ऐसे नादान दोस्त थे जो मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब को कह रहे थे कि नहीं जी आप लाहौर की सीट रखें, ख्वाजा साद रफ़ीक बड़ा बोलता है आपके खिलाफ, तो देखें इसको शिकस्त हुई है, यही वाली आप सीट रखें। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा फहमो फिरासत वाला फैसला किया है कि उन्होंने मियाँ वाली की सीट रखने का फैसला किया है। अब आप यहाँ देखें 680 का मार्जिन था और वो दोबारा के दोबारा आपका हल्का खुलने जा रहा है। अगर आप खुदा ना ख्वास्ता यही हल्का रख लेते और आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते और दोबारा यही फैसला हो जाता तो फिर आपका क्या हाल होता? तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त फैसला किया अगर गया। तो देखें, एक तो ये कि मियाँ वाली की अगर वो नशिस्त इस बार भी छोड़ जाते तो फिर अगले इंतखाबात के लिए शायद उन्हें मायूसी होती, क्योंकि मियाँ वाली के लोग जो है ना बार बार फिर इस तरह ना करते कि आपको ये कर दिया गया और फिर आपने सीट छोड़ दी, तो ये गैर मुनासिब होता उनके लिए। दूसरी बात ये है कि जी कि ये जो लोग कहते थे उनका ख्याल ये था कि जब ये फैसला हो जाए, यानी कि ये गिनती शिनती की जो बातें हैं, ये जो है नालाइशों से जब पाक होकर सीट इमरान खान साहब के पास आ जाएगी तब वो कहते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि इमरान खान जब ये सीट छोड़ेंगे तो ख्वाजा साद रफ़ीक दोबारा मुंतखब होकर आ सकते हैं। तो इस मेरे ख्याल में तनाजुर में वो लोग बात करते थे। हाँ नहीं, बिल्कुल ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो अपनी हिकमत अमली तो तैयार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि अपोजिशन की भी अपनी जो सफ़बंदी है उसका सिलसिला जारी है। और जो इस वक्त तक उनके इजलास हुए हैं उसमें अहम फ़ैसले किए गए हैं और वो फ़ैसले ये किए गए हैं कि जनाब जो इंतखाब होगा प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, उसमें वज़ीर आज़म के लिए मियाँ शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे, स्पीकर के लिए खुर्शीद शाह साहब उम्मीदवार होंगे और MMA से डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। तो 2 नाम तो सामने आ गए हैं। MMA अपने इजलास में फ़ैसला करेगी कि वो किसको नॉमिनेट करती है। लेकिन मेरे पास कुछ इतलात हैं सरमद साहब, और वो इतलात ऐसी हैं कि डॉक्टर कयूम सोमरो साहब जो हैं वो गायब हैं, बड़े अरसे से वो गायब हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि वो बिहाइंड द सीन्स वो मुतहर्रिक हैं। और ये जो स्पीकर का इंतखाब है, कि जो किरदार उन्होंने बलूचिस्तान में अदा किया था, हाँ, तो हो सकता है कि वो दोबारा अदा कर रहे हों और वो हमें स्पीकर की शक्ल में कहीं ना कहीं नजर आए, क्योंकि आपको पता है स्पीकर का इंतखाब सीक्रेट बैलेट से होता है। और पता नहीं मुझे तो ये क्यों खदशा होता है कि कहीं सरप्राइज ना आ जाए, कोई स्पीकर के इंतखाब के हवाले से कोई सरप्राइज ना आ जाए। अच्छा, आपका तो खदशा है, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है, ठीक है। लेकिन ये है कि स्पीकर जो है ना कौमी असम्बली का, वो जो है ज़ाहिर है हमें मालूम है कि वो सीक्रेट बैलेट से होता है। मेरा नहीं ख्याल कि जी कि इतनी कोई बड़ी तब्दीली इस वक्त आएगी, क्योंकि सीक्रेट बैलेट में भी आखिरकार मालूम हो ही जाता है कि किसने किया। शायद जो साथ हैं इमरान खान के, जिसकी हमायत का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, वो साथ हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है कि रंग में भंग डालने के लिए कुछ ऐसा हरकत कर दें। लेकिन फिर भी इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि कोई भी, क्योंकि पाकिस्तान में नया नया काम होता है और सियासत में तो बिल्कुल ही एक नया नया चूरन बना के बेचने की कोशिश की जाती है। खुदा ना खास्ता, वैसे इसका एहतमाल कम है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कि अगर ऐसा हुआ
تو یہ بہت مشکل بات ہوں گی. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ 1985 کی غیر جماعتی کی اسمبلی جنہیں لوگ خیر کہتے ہیں کہ عامر کے ماتحت ہوئی, انہوں نے کروائے غیر جماعتی انتخابات, لیکن اگر 1970 کے بعد کوئی انتخابات شفاف و صاف ہوئے ہیں تو 1985 کے غیر جماعتی انتخابات ہیں, جس میں ضیاء الحق کے کئی چہیتے وزراء جو ہیں نا اپنی نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اور اس میں جو ہے یاد ہو اگر آپ کو اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے سید فخر امام, صحیح, اور وہ جو ہیں بعد میں انہیں حامد ناصر چٹھا نے ریپلیس کیا کیونکہ وہ حکومت کے مخالف تھے. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی تو بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں اور بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے تحریک انصاف کی حکومت کے لیے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد پروگرام مزید بڑھائیں گے. ہوا ہے اگر ہم دیکھیں پوری لسٹ اگر ہمارے سامنے ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ پی ایم ایل این کے پروونشل اسمبلی کے جیتنے والے امیدوار ہیں, جہاں پر یہ جو ہے وہ مسئلہ پایا جاتا ہے, اور پی ٹی آئی کے کچھ 22 کے قریب لوگ ہیں. لیکن اگر آپ قومی سطح پر دیکھیں قومی اسمبلی کے حلقوں میں تو پی ٹی آئی کے زیادہ افراد جیتے ہیں, لیکن دوسرے نمبر پر پی ایم ایل این ہے. تو اس سے یہ ایک نتیجہ تو ہم نکال سکتے ہیں کہ جس پارٹی نے زیادہ نشستیں جہاں پر حاصل کی ہیں انہی میں اسی اسمبلی میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جیتنے والے امیدوار بھی اس حوالے سے اسی پارٹی کے ہیں. تو اس سے لیکن باری صاحب یہاں پہ جو آپ میرے سامنے جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تحریک انصاف نے جو ہے خیبر پختونخوا سے 3, پنجاب سے 14, سندھ سے 4 اور اوور آل جو ہے 21 نشستیں حاصل کی ہیں. جی اور پی ایم ایل این نے ٹوٹل 11 نشستیں حاصل کی ہیں. تو دیکھیے نا پی ایم ایل این کے جو جیتنے والے امیدوار کم ہیں, جی یہی کہہ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے اوور آل جیتنے والے امیدوار زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ پروونشل اسمبلی کا نکالیں آپ کے سامنے تو آپ کو پی ایم ایل این زیادہ نظر آتی ہے. جی ہاں, یہ 22 میں ٹھیک ہے, اور 58 پی ٹی آئی اس سے کم ہے. ہاں جی, تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی پیٹرن نہیں ہے. ایک ہی پیٹرن ہے کہ جو نشستیں زیادہ جیت رہے ہیں اسی کے امیدوار جو ہیں وہاں پر مارجن آف وکٹری اور اس کا یہ جو مسئلہ ہے خارج شدہ ووٹ اس کے زیادہ ہیں. تو بس ثابت ہوا کہ بنیادی طور پر یہ ایک تناسب ہمیں نظر آتا ہے جیتنے کے درمیان اور خارج شدہ ووٹوں کے درمیان. لیکن اس میں کوئی پیٹرن نہیں ہے. ہر پارٹی کا, پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں سندھ میں, وہاں پر آپ کو نظر آئے گا, آپ جا کے دیکھیے. تو اس لیے اس سے جو بحث چل پڑی ہے میڈیا میں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ کوئی خاص کوئی اس کے پیچھے سازش تھی, کوئی کنسپریسی تھی اور اس کی بنا پر ہوا ہے. یہ قدرتی عمل ہے کیونکہ جو ووٹ ڈالنے کا ہمارے یہاں ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا 3.2% ہوئے اور 2013 میں 3.5%. اور سب سے بڑا جمپ جو ہوا تھا 2002 کو اگر ہم بیس ایئر لے لیں تو 2013 میں 94% اضافہ ہوا تھا. ٹھیک, اور یہ سب سے بڑا اضافہ تھا. لیکن اس وقت یہ بحث نہیں ہوئی. اب یہ بحث زیادہ ہو رہی ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس وقت زیادہ بحث کیوں ہو رہی ہے. لیکن بنیادی بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو 3.2% یا 5% جو مسترد شدہ ووٹ ہیں یہ کیوں پائے جاتے ہیں, اور کیا یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے یا تیسری دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی یہ فینومینن جو ہے وہ پایا جاتا ہے. نائجیریا, کینیا, بنگلہ دیش, ان تمام ممالک میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہیں 2.5% ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا باری صاحب, کیا آپ جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ووٹر کو ووٹ جو ہے اسے ڈالنے کا طریقہ صحیح طور پہ معلوم نہیں ہے؟ اور پھر اگر ایسی بات ہے تو کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے خاطر خواہ اس کی تشہیر نہیں کی گئی کہ ووٹ ڈالنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ڈیٹا ہے جو ہمیں بیلٹ پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کی بہت گہرے طریقے سے اسٹڈی کرنی پڑے گی اور اس کی کیٹیگرائزیشن کرنی پڑے گی. مثلا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے 2 جگہوں پہ ووٹ دیا ہو سکتا ہے کسی نے ووٹ اپنے ضائع کر دیے ہو سکتا ہے کہ کسی بیلٹ پر پیپر پر
اگر پریزائڈنگ افسر نے دستخط نہیں کیے اور مور نہیں لگائی تو وہ بھی کاؤنٹنگ سے باہر ہو جاتا ہے. تو غرضی کہ ہمیں یہ جب تک ہم انالیسز نہیں کر لیتے ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن ایک رشتہ موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے 2013 میں اور 2018 میں ہمارے الیکٹورل رول پہ فرسٹ ٹائم ووٹر کا اضافہ ہوا ہے. 2018 میں بہت بڑی تعداد میں اضافہ ہوا ہے خواتین کا, اور اسی طرح یوتھ کا بہت اضافہ ہوا ہے. یوتھ کا بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. سرور باری صاحب آپ بتا رہے ہیں شرح خواتین میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سرور باری صاحب, آپ کا فیضان سے گفتگو کر رہے تھے. بنیادی نقطہ ان کا یہی تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ 16.5 لاکھ سے زائد اگر ووٹ مسترد ہو گئے ہیں, ضائع ہو گئے ہیں, تو یہ 16.5 لاکھ ووٹ کتنا میٹر کرتے تھے. تو میرے خیال میں ہر ایک کو یہ سمجھنا ہوگا. ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں, اور ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اور بڑا تشویشناک معاملہ ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ہے کہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں سکول جلائے گئے ہیں, اور یہ ایک یقینی طور پہ قابل مذمت واقعہ ہے, دہشت گردی کا واقعہ ہے. سکول جلائے گئے ہیں, ان کو تباہ کیا گیا ہے. یہ وہ علاقے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے امن و امان کے حوالے سے یہاں پر کافی اقدامات کیے گئے تھے, اور پھر خصوصی طور پر پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف, ملیٹنسی کے خلاف جو بھرپور آپریشن ہوا ہے, اس کے نتیجے میں ملک میں امن و امان کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے. لیکن اچانک سے ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کے اندر ایک نئی منتخب حکومت اب حکومت سنبھالنے جا رہی ہے, اقتدار میں آ رہی ہے, اس قسم کے واقعات کا ہونا یقینی طور پر وہ قابل مذمت اقدام ہے. تو یہ واقعی بہت تشویشناک صورتحال ہے جو اس وقت یہ ہوا ہے, یہ واقعات ہوئے ہیں. جی ہاں جاوید, تو بہت جس پہ جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے, جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے. دیکھیں ہمارے لیے تو جو بھی تھوڑا بہت بھی شعور رکھتا ہے, اس کا درجہ کسی بھی مذہبی مقام سے کم نہیں ہونا چاہیے. اسکول کا وہ درسگاہ ہے. ٹھیک ہے, اسی سے سارا علم ہے, اسی سے جو ہے, ورنہ اگر تعلیم نہیں ہے, علم نہیں ہے تو حیوانوں میں اور انسانوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جاتا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ تعلیم نے جو ہے شعور دیا ہے لوگوں کو, اور جو علم کے دشمن ہیں, ہم نے پہلے ملالہ یوسفزئی کا دیکھا, اور وہ جو ہے جس مقام پہ پھر انہیں پہنچایا گیا اور وہ جو نوبل پرائز ملا. لیکن اسے قطع نظر بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خود ان پڑھ ہیں جو یہ حملہ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اسکولوں میں میری اور آپ کی جنگ ہو, ایک دوسرے کے خلاف کچھ کارروائی ہو, وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن جو درسگاہوں کو نشانہ بناتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا اپنا تعلیم سے, علم سے کوئی تعلق نہیں, جاہل آدمی ہے. ٹھیک ہے, ان پڑھ اور جاہل آدمی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جناب حفیظ الرحمان. حافظ صاحب بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس گفتگو میں. یقینی طور پر یہ بڑا قابل مذمت واقعہ ہے. کیا اب تک آپ کو جو ابتدائی اطلاعات ہیں یا تحقیقات ہیں اس سے کچھ پتہ چل پایا ہے, اور کیا کر رہی ہے گلگت بلتستان کی حکومت یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پکڑنے کے لیے؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو دیامر ڈسٹرکٹ ہے ہمارا, پورے ہمارے 10 اضلاع میں یہ ایک قبائلی ڈسٹرکٹ ہے, واحد ڈسٹرکٹ ہے جو قبائلی ڈسٹرکٹ, اور باقی تمام اضلاع میں ہمارا جو تعلیمی ریشو ہے 75 کے قریب ہے. اس ضلع میں فیمیل ایجوکیشن کا ہمارا بڑا سیریس پرابلم تھا. آج سے 3 سال پہلے جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے تو ہم نے پوری جو ہے وہ کوشش کی. الحمدللہ اس سے پہلے بھی اسکولوں میں تھوڑے بہت اٹیک ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی, لیکن گزشتہ 3-3.5 سال میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ہم نے ایک میسو آپریشن وہاں پہ کیا تھا آج سے 2 سال پہلے, اور پھر ہم نے وہاں پہ علماء کو, وہاں کے نمائندوں کو اعتماد میں لے کے گرلز ایجوکیشن پہ فوکس کیا. آپ اندازہ لگا لیں کہ گزشتہ 70 سال میں اس ضلع میں اتنے تعلیمی ادارے نہیں بنے جو ہم نے 3 سال میں بنا دیے, اور بڑی تعداد میں علماء کے اپنی بچیوں اور ان کی جو ہے وہ بیٹیاں جو ہے وہ وہاں پڑھانے لگ گئی. تو الحمدللہ اب آپ دیکھ لیں کہ جہاں 6% تھا ایجوکیشن میں خواتین کی انرولمنٹ دیامر ڈسٹرکٹ میں, وہ بڑھ کے 22% پہ ہو گئی تھی. اور وہاں ہم نے ایک کالج بنایا,
22 हाई स्कूल बनाए, 23 जो है वो हमने मिडिल स्कूल जो है अभी नए बनाए हैं, 2 पब्लिक स्कूल जो है वो हमने बनाए थे। ये तो बड़ी अच्छी बहरहाल बातें ये हैं आपको- साहब। अभी मुझे ये बताइएगा मैं आपको हमें अर्ज कर देता हूं। कि ये जो हैं जो जी, जी। दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये कोशिश की और बड़ा मकरू काम किया, ये लोग उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई बाहर से आए हैं? आपकी अभी तक जो इदारों ने तहकीकात की हैं उससे क्या नताइज सामने आए हैं? जी देखें, मैं आपको अर्ज करता हूँ, इस जिले का बॉर्डर मिलता है पूरे कोहिस्तान और केपी के साथ। और मैंने आपको अर्ज किया कि आज से 4-5 साल पहले भी 1-2 हमले स्कूलों पे हुए थे। हमने 2 साल पहले का ऑपरेशन किया। अब सूरत हाल ये है कि कल रात को 1 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान में ये जो 12 स्कूलों पे अटैक हुआ है, उसमें से 4 स्कूल वो हैं जो अभी कंप्लीट हुए थे। अभी बाकायदा वहाँ पे तालीमी सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, अगले महीने से हमने वहाँ शुरू करना था। 2 हमारे जेर तामीर थे, यानी 4 कंप्लीट स्कूल हैं, 2 जेर तामीर हैं और 4 हाफिज साहब, ये बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये हरकत की, उनके हवाले से मेरा सवाल था, मेहरबानी फरमा के वो मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ ना, आप जी, जी। हजरात जब बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तो फिर है कि कहानी चलती रहेगी ना। जी हाफिज साहब सुन लिया बताइए, करें। हाफिज साहब बताइए 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 सुन लिया करें। बताइए। अब कल रात को 1 बजे वाक़या हुआ। ये जिला वो है जिस जिले में तकरीबन 4-5 बजे के बाद तो कोई लोग बाहर नहीं होते। रात 1 बजे वाक़या हुआ। हमने फौरी तौर पर सर्च टीमें बनाई, इंटेलिजेंस इदारों की, पुलिस की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस के हवाले से जो हमने जियो फेंसिंग की, उसके बाद हमें कोई 16-17 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुई, जिसमें से कुछ लोग मकामी हैं इन इलाकों के, कुछ लोग जो है वो गैर मकामी हैं। ठीक। तो जो मकामी लोग थे उनमें से अभी तक 12 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। ठीक। और इंशाल्लाह अभी मजीद हमने कुछ स्नैपर डॉग्स जो है वो मंगवाए वहाँ भेजे हैं। ठीक है, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है हाफिजुर रहमान साहब, ये इत्मीनान बख्श बात है कि आप बता रहे हैं कि जियो फेंसिंग के नतीजे में जो है वो 12 अफराद अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद की गिरफ्तारी के लिए भी इस वक्त कार्रवाई जारी है। ये वाकई काबिल इत्मीनान बात है। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आज पूरे मुल्क में यौम शुहदाए पुलिस मनाया गया, इंतहाई एहतराम के साथ मनाया गया और खिराज अक़ीदत पेश किया गया। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जैसे हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान की अफवाज ने, इंटेलिजेंस के इदारों ने, तो बिल्कुल उसी के साथ साथ पाकिस्तान की पुलिस ने भी इस हवाले से भरपूर कुर्बानियाँ दी। आज पूरे मुल्क में उनकी जो खिदमात हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनको खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक IG पुलिस जनाब ताहिर आलम। ताहिर आलम साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। ताहिर आलम साहब, ये बात तो आपके लिए काबिल इत्मीनान है कि पूरे मुल्क में एक ज़माने तक हम पुलिस का जो एक तासुर था वो एक अजीब सा था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी आवाम इस बात का एहसास कर रहे हैं कि पुलिस ने भी उसी तरह से ही कुर्बानियाँ दी हैं जैसे पाकिस्तान की दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि पूरी कौम को यह एहसास है। आपके कमेंट्स? जी हाँ, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2010 से जब सिद्दत गयूर साहब जो एडिशनल IG थे, कमांडेंट थे, उनकी शहादत हुई, उस वक्त से ये दिन मनाना शुरू हुआ और रफ्ता रफ्ता इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मनाया जाना शुरू हो गया। और मैं समझता हूँ कि आइंदा जाके इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। इस मौके पर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो जितने भी उनके ज़िले के शहदा होते हैं उनसे या ख़ुद मिलते हैं उनके वर्सा से या अपने अफसरों को उनके घरों में भेजते हैं, तोहफ़े तोहफ़ लेके जो उनको जाके तोहफ़े तोहफ़ भी देते हैं और तसल्ली तशफ़ी भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दिन जो अगरचे सिर्फ अभी पुलिस का सर्कल ही मना रहा है, ठीक, और डेफिनेटली आवाम में भी इससे आगाही होगी और पब्लिक भी इसे सेलिब्रेट करना शुरू हो जाएगी। और आज लाहौर में भी ये दिन मनाया गया। वहाँ जिस वक्त IG साहब कलीम आम इस तकरीब में मौजूद थे, वहीं एक मीडिया के नुमाइंदे की तरफ से, मैं नाम जानबूझ कर नहीं लूँगा, ट्रैफिक वार्डन्स पर बड़ा तशद्दुद किया गया और बिला वजह तशद्दुद किया गया। जी हाँ, लाहौर से खबर तो मैं ये समझ रहा हूँ
کہ पुलिस सिर्फ अपनी जान से ही शहादत नहीं देती, इसके साथ साथ हमारे मुल्क में बाज़ ऐसी ममनुआ ताकतें हैं जिनमें वकला भी हैं, जिनमें माफ़ करना सहाफ़ी भी हैं और बाज़ हसास इदारों के अफराद भी हैं कि जब जिसका दिल चाहता है पुलिस की पिटाई शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले अदालतों में कई मरतबा वकला से पिटाई के वाक़यात पेश आए हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती और ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज हो जाएगी, लेकिन उनको पकड़ना और कानून के दायरे कार में लाना ये बहुत मुश्किल होता है। मैं ज़ाती तौर पे जो है शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस का भी। मैंने बड़े बड़े वाक़यात देखे हैं, रुला देने वाले, यकीन करें जावेद साहब। हाई कोर्ट पेशावर में एक वाक़या हुआ, लियाकत साहब जो वहाँ पे थे, पहले इस्लामाबाद भी जी हाँ, लियाकत अली। तो लियाकत अली ने मुझे बताया कि वहाँ पे उन्हें पता था ये खुदकुश हमलावर आ रहा है, ठीक, और वो उससे लिपट गया। देखें, अपनी जान देना आसान काम नहीं है, बेशक, और हम हर वक्त जो है लान बेचते रहते हैं, इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन किसी को एहसास नहीं होता। और माज़रत चाहते हैं मीडिया के हज़रात की तरफ से, अपने भाइयों की जानिब से जो अपनी हदूद से बाहर तजावज़ करके और जो है कर लेते हैं। हम आम आदमी हैं, हम छोटे लोग हैं, हम आवाम में से हैं और हमें कोई हक़ नहीं पहुंचता कि कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हमारे लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं उनके साथ कोई ज़्यादती करें। और वकला भी अपनी हदूद से बाहर आ चुके हैं, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो शोहदा होते हैं उनकी माली मावरत के सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही होती है, पुलिस के डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे होते हैं? देखिए, ये एक दौर था, ये 1990 से पहले का दौर, कि जब शहीद के वर्सा को महज 20-25 हज़ार रुपये की रकम मिलती थी। उसके बाद फिर ये इसमें हमने स्ट्रगल की और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि मैं उनमें शामिल था कि मैंने लाहौर पुलिस में एक बाकायदा हमने एक प्रोग्राम रखा जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म को बुलाया गया और हमने एक शहीद बेवा के घर वालों पर क्या कैफियत गुज़रती है उसकी भी मंजर कशी की एक छोटे से प्ले में। और उसके बाद वहाँ ऐलान हुआ और ये रकम जो थी काफ़ी कुछ लाखों में आ गई। अभी सिंध वाले तो 1 करोड़ रुपया देते हैं, इस तरह पंजाब का पैकेज भी बहुत अच्छा है वर्सा को। फिर आम पुलिस वाला अगर दौरान ड्यूटी हलाक हो जाता है तो उसका एक फ़र्द पुलिस में भर्ती होता है। तो बाद सूबों में शहदा के 2 बेटे या बेटियां जो हैं वो पुलिस में भर्ती होती हैं। तो इसी तरह उनकी तालीम के मुतालिक भी है। फिर हाउसिंग स्कीम भी अंडर कंसिडरेशन है कि शहदा के लिए एक अलहदा से हाउसिंग स्कीम हो। जी, हर जहाँ तक यहाँ प्लॉट मिल रहा है, शहदा का सबसे पहले हक है। जहाँ तक ताल्लुक है पैकेज वगैरह का, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया है और उन्हें काफ़ी कुछ जो भी गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं मैं समझता हूँ उससे बढ़कर उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूंकि हमने गुज़िश्ता 10-15 साल जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की अफवाज भी फ्रंट पे रही हैं, पाकिस्तान की जो पुलिस है वो भी फ्रंट पे रही है और मेरे ख्याल में शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान की अफवाज का भी कि उनकी विसातत से एक तो पुलिस की इस्तेदाद को भी बढ़ाया गया और फिर उन्हीं की मुशावरत से पुलिस के लिए ये जो शुहदा हैं उनके लिए भी ये सिलसिले बेहतर हुए। तो अफवाज के साथ जो कोर्सेज़ हुए, जो ट्रेनिंग्स हुई, कैपेसिटी उससे काफ़ी हद तक डेवलप हुई ना जी, काफ़ी बड़ी। डेफिनेटली अब पुलिस वालों को आर्मी स्पेशल ट्रेनिंग देती है। एक खारिया के करीब फैसिलिटी है जो कि बहुत ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की चीज़ है, जहां उनको टफ बना दिया जाता है और दहशतगर्दी से लड़ने की तरबियत दी जाती है। दहशतगर्दी हमारे लिए बड़ी नई थी और इसके मुतालिक एक अलहदा जाविये से पुलिसिंग की ज़रूरत है जो कि वहाँ सिखाया जाता है। नहीं थी, पुलिस भी ट्रेन नहीं थी, सिखाया जाता है। और इसके साथ साथ अब देखें, पुलिस वाले एक तो क्रिमिनल्स के साथ मुकाबले में शहीद होते हैं, फिर हम देखते हैं कि टेररिस्टों के साथ भी है, मजहबी दहशतगर्द तंजीमों भी पर हमले करती हैं और हमारे एक सूबे में एक मखसूस लसानी ग्रुप भी उन पर हमले करता रहा है। और हम देखें तो 92 के बाद के वाक़यात से वहाँ सिंध ने बहुत कुर्बानियाँ दी। सिंध में मैं समझता हूँ कि
शायद पंजाब से भी ज़्यादा शहदा का नंबर जो है वहाँ अब तक कोई 2200 है शहदा का ठीक है। नंबर। जो हमारे यहाँ केपी है इसमें 3000 जो 2007 से लेके अब तक 3000 से ज़्यादा शहदा है। अच्छा, ये बताइए साहब ये कि आपकी ओवरऑल जो है हम ज़रूरत इस बात की महसूस की गई कि डीपोलिटिसाइज की जाए पुलिस को, वो किस हद तक है आपके ख्याल में, आपकी जितना तजर्बा है उसकी रोशनी में? देखें बड़े ज़िलों में किसी हद तक पुलिस पर उतना सियासी प्रेशर नहीं होता, या पुलिस की जो लोअर टियर है थानेदार या डीएसपी या एसपी तक, उस पर भी इतना प्रेशर नहीं होता। ऊपर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन छोटे ज़िलों में तो बहुत ज़्यादा सियासी दबाव पिछले दौर में भी रहा है, उससे पिछले दौर में भी रहा है, और लाहौर में तो खासा रहा है। मैं समझता हूँ बड़ा भी नहीं किया जा सकता, उसमें खासा प्रेशर है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ शोहदा के लिए जो चीज़ है इस पैकेज के अलावा वो ये है कि सियासी हुक्मरान रिकॉग्नाइज करें, उनकी शहादत के मौके पर कम से कम उनका जनाजा ही पढ़ लें। मैं देखता रहा हूँ कि कई लोग, जब मैं 2014 से 16 तक जनवरी 16 में मैं रिटायर्ड हूँ, तो इस्लामाबाद पुलिस का कोई अगर शख्स ज़ख्मी हो जाता था या वो दौरान ड्यूटी शहीद हो जाता था, तो उस वक्त के वज़ीर दाखिला कभी भी उसकी इयादत के लिए नहीं गए, कभी भी जनाजा पढ़ने नहीं गए। तो पुलिस को इस किस्म का जो है ताकि उनकी इसके बरक्स मैं देखता हूँ कि एक और वज़ीर दाखिला थे हमारे रहमान मलिक साहब, उनको बेशुमार उनके मुतालिक बातें की जाती हैं, लेकिन वो इस मामले में फ़ौरन अस्पताल पहुँचते थे, फ़ौरन हर चीज़ का ख्याल रखते थे। तो सियासी हुक्मरानों इससे अपने फोर्सेस की जो है हौसला अफजाई भी होती है। एक जुमला कि वो अर्दोगान जो हैं जिनकी बड़ी मिसालें देते हैं और पिछली हुकूमत बड़ी करती रही, आप यकीन करें वो जनाजे अटेंड करता था, ये जो बात है आपको लोगों की हौसला अफजाई इससे होती है, इंकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आलम साहब, शुक्रिया सरमद सालिक साहब आपका। कौम कभी भी अपने शुहदा को नहीं भूलती। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।